जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह एक बिल, इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है। तो लोग और आम पब्लिक जो जागरूक युवा वर्ग है या जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ये इस प्रश्न कर रहे हैं कि इससे सरकार को इस नीति को बनाने की जरूरत क्या पड़ी है और फिर ये नीति से किस समाज का ज्यादा विकास और किस समाज का कम विकास, या इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण किस समाज को नुकसान तो नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में यह चर्चा का विषय आपके सामने, इसके संदर्भ में जानकारी मिल रही है। जय भीम। मैं प्रेमजी परमार, अहमदाबाद धौलका से। मैं एक तो राइटर भी हूँ और कर्मशील भी हूँ। तो साथी मित्रों, आज हम भारत सरकार ने जो डिक्लेयर की है नई शिक्षा नीति 2020, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। पहली बात तो ये करेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है। तो भारत सरकार ने जो उनका 2019 में उनका ड्राफ्ट बनाया और ड्राफ्ट के तहत उनका जो कानून बना है और जुलाई 2020 में उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो भारत की नई शिक्षा नीति भारत के सभी नागरिकों को समझनी बहुत जरूरी है। क्यों कि नई शिक्षा नीति में उनका जो ड्राफ्ट है वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, बहुत अच्छा शब्दों में उनका विवरण हो रहा है। तो जो बता रहे हैं वो वास्तविक है कि कुछ बात अलग है, वो समझनी जरूरी है। क्योंकि भारत की आबादी 142 करोड़ है। तो इतनी ज़्यादा आबादी को, उसमें बहुत सारे लोग गरीब है, वंचित है, शोषित है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। तो ये सभी को उनके से फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। तो सभी को ये शिक्षा नीति समझने की बहुत आवश्यकता है। जो उनका ड्राफ्ट है वो शिक्षा नीति की बहुत अच्छे से बात कर रहा है। और उसमें एक बात यह है कि भाई हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है। तो भारत को विश्वगुरु बनाना है तो भारत का जो बेज है इकोनॉमिकली, सोशली और बैकवर्ड वजह से वो भी कैसा है, क्या है, कैसी वजह है। तो हम कुछ पहलू देखें तो आज की तारीख में भारत में 12 लाख शिक्षकों की गढ़ है। और ऐसे बहुत सारे स्कूलों में एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। बहुत सारे स्कूलों में जर्जरित उनके ओरडा है, उनकी जो रूम है और रूम की भी बहुत कमी है। वैसे भी उनके लिए जो बजट तय किया हुआ कोठारी कमीशन और दूसरा कमीशन है कि उनको भारत की जीडीपी का 6% बजट यूज करना चाहिए। लेकिन अभी तक 2023 तक गुजरात राज्य और गुजरात भारत के कोई भी स्टेट और भारत सरकार ने कभी भी 6% बजट का यूज नहीं किया। तो भारत की शिक्षा नीति जो नई डिक्लेयर की गई है वो बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में तो कुछ अलग दिखा रहा है। तो इसलिए ये शिक्षा नीति हम बहुत जरूरी है उनको पढ़ना। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो कर्मशील लोग हैं, जो राइटर है, ये सभी को उनका गहन अभ्यास करना जरूरी है। क्योंकि ये हमारी आवनारी 100 पीढ़ियों को असर करने वाला। क्यों कि अभी तक भारत आजाद हुआ तो 68 में जो शिक्षा नीति आई, 86 में शिक्षा नीति आई, 92 में उनको उसमें कुछ सुधार हुआ। वो 3 शिक्षा नीति और उसमें जो समितियां नियुक्त की गई, उनका जो बात थी उसमें एक बात तो ये थी कि भाई वंचितों, शोषितों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को समान तक मिलनी चाहिए, समानता का हक मिलता, ऐसी बात ये शिक्षा नीति में थी। लेकिन 2020 की जो शिक्षा नीति है वो बहुत तरह से अलग पड़ रही है। भारत की आम जनता को बहुत लंबे अरसे तक वो असर करने वाली है। क्यों कि भारत में कितने भी ऐसे संगठन थे जो मनुवादी संगठन थे, उनकी एक मांग थी कि भारत की शिक्षा नीति में प्राचीन ज्ञान परंपराओं का समावेश होना चाहिए। मतलब कि भारत की जो शिक्षा नीति है वो बहुत सदियों पुरानी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, ऋषिकुल शिक्षा पद्धति, और वहां जो चल रहा था वैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए। वैसी मांग बहुत सारे संगठनों ने उनकी हती। और
ऐसा देखा जाए भारत की पुरानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में तो शूद्रों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था और वो एक प्रकार से मनुस्मृति का अनुसरण ही था। भले उसमें न बोला जाए कि मनुस्मृति थी, लेकिन उसमें शूद्रों अति शूद्रों को लिए शिक्षा का कोई प्राविधान ना था, शूद्रों बालकों को प्रवेश नहीं था और शूद्रों को मनुस्मृति के अनुसार तो कोई भी हिंदू शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो गुरुकुल शिक्षा जो पद्धति थी उनकी जगह आश्रम पद्धति आई और बाद में मैकलो की शिक्षा पद्धति आई और मैकलो की शिक्षा पद्धति के कारण आज भारत विश्व गुरु बनने की जो स्थिति में पहुंचा है वो मैकलो शिक्षण पद्धति की वजह से है। आज भारत चंद्रयान पर दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला भारत का पहला, दुनिया का पहला देश बना है। तो उसमें मैकलो की शिक्षा पद्धति आज भारत का फॉरेक्स रिजर्व 600 अरब डॉलर है। आज भारत विश्व की 5वां नंबर की आर्थिक सत्ता बन गई है। आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में और अन्य टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। दुनिया के बहुत सारे देशों से भारत हरीफाई कर रहा है। तो उनकी वजह वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं है, लेकिन वो मैकलो की शिक्षा पद्धति है। तो मैकलो की शिक्षा पद्धति के बारे में ऐसा आक्षेप किया जा रहा है कि भाई ये तो बाबुओं को पैदा करने की शिक्षा पद्धति। तो आपने क्या देखा, आपने कभी ऐसा तय किया कि वो मैकलो को शिक्षा पद्धति से जो लोग पैदा हुए, जो पढ़े लिखे वो बाबू थे? मैकलो की शिक्षा पद्धति के कारण तो भारत से बहुत सारे लोग विलायत गए, वहां से शिक्षा प्राप्त की और वहां से शिक्षा प्राप्त करके भारत आए और अंग्रेजों के खिलाफ उसने स्वतंत्र आंदोलन चालू किया। जो वो लोग बाबू होते तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे ना। इसलिए मैकलो शिक्षा पद्धति के कारण जो आक्षेप हो रहा है वो बहुत गलत बात है और मैकलो की शिक्षा पद्धति को नाबूद करना कुछ संगठनों का ध्येय है, उनका एक लक्ष्य है कि मैकलो की शिक्षा पद्धति को कैसे नाबूद किया जाए और जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उनका सुधार किया वर्जन कैसे लागू किया जाए। तो जो अभी 2020 में जो शिक्षा पद्धति दाखिल हुई है उसमें 4 पहलू ऐसा है कि भारत के शोषितों, वंचितों और गरीबों को बहुत बढ़िया असर करने वाला है और एक तबक्का ऐसा आएगा कि 1-2 पीढ़ी बाद ये लोग शिक्षा के क्षेत्र से बिल्कुल वंचित हो जाएगा और सिर्फ वो लोग मजदूर क्लास पैदा हो गए। क्यों कि भारत की शिक्षा पद्धति में जो 4 बाबत है, बहुत गंभीर बाबत है। पहली बाबत है कि भारत का जो शिक्षा पद्धति है उनका एक आयोग होगा, वो भारतीय शिक्षा आयोग कहलाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से वो परिचित होगा और उनका प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होगा, उनके वाइस प्रेसिडेंट भारत के शिक्षा मंत्री होंगे। उसमें एक बात खास है कि उसमें कुछ संशोधनकर्ता नाम से जो NRI है और जो विदेश में अभी ठहरे हुए, उसमें से कुछ लोगों को भारत की ये शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए उनको इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में समावेश किया जाएगा। तो क्या भारत में ऐसे विद्वान लोग नहीं है कि परदेश से लाने पड़ेगा? लेकिन क्या है कि कुछ संगठनों के लोग जो परदेश में हो और उनकी विचारधारा का जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को इस शिक्षा नीति के अंदर शामिल करने के लिए उसमें ये प्रावधान किया गया। दूसरी बात ऐसी है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कौन करे? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो सभासद है उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश करेगा, भारतीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष उनकी नियुक्ति करेगा। और उसमें कुछ लोग ऐसा होगा जो शोध संशोधन के साथ जुड़े हुए, कुछ लोग ऐसा होगा जो शिक्षणविद होंगे, तो वो लोग उनकी नियुक्ति करेगा और उसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में करीब 30 मेंबर होंगे और वो भी ऐसे ही लोग होंगे। उसमें भी जो NRI लोग हैं उनकी नियुक्ति होगी। तो पहली बात तो भारतीय शिक्षा का वो केंद्रीकरण है और भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं
कि जो केंद्र सरकार की कुछ बात मना कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो होगा वो शिक्षा का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेगा और उसमें राज्यों की भूमिका निहित हो जाएगी। तो पहली बात ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का व्यापारीकरण भारत में और गुजरात में कभी भी जो शिक्षा का बहुत बड़ा पैमाना पर व्यापारीकरण हो रहा और उसने कहा तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आपने 2016 में एक पीएचडी कांड सुना होगा कि जो पीएचडी के गाइड थे वो पीएचडी के स्कॉलर्स से बहुत अलग अलग तरीके से डिमांड कर रहे थे। वो एक प्रकार का भ्रष्टाचार था और उसे व्यापार भी हम कह सकते हैं। ऐसी दूसरी बात है, गुजरात में बहुत सारी डमी स्कूलों बनी हुई है, ऐसी बात हम जानते हैं, लेकिन वो डमी स्कूलों कहाँ है, कैसे है? लेकिन जो धनाढ़ लोग हैं उनका बालकों के लिए ये डमी स्कूलों काम कर रही है और वैसी तरह वो शिक्षा का व्यापारीकरण भारत में बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है। तीसरी बात है भारत की शिक्षा का खानगीकरण। तो जब गेट करार हुआ 1/1/95 में, तो एक गेट करार में एक शर्त ऐसी थी कि भाई भारत की 12 सेवाओं का खानगीकरण होगा और उसमें एक सेवा शिक्षा थी। भारत का शिक्षा का खानगीकरण होगा, भारत की शिक्षा को मुक्त बाजार में छोड़ देना चाहिए और इसलिए भारत को शिक्षा को खानगीकरण में लाना है, सभी तरह से प्रयास चल रहा है। और गुजरात सरकार ने 2009 में खानगी यूनिवर्सिटी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया, खानगी यूनिवर्सिटी एक्ट पसार किया और बार बार उसमें सुधार करके अभी तक 93 यूनिवर्सिटी को खानगी यूनिवर्सिटी की मान्यता दी है। और इससे भी एक बढ़िया बात यह है कि भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय और कैनरा बैंक ने 31/5/2017 को मिलके एक कंपनी एक्ट के तहत हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी एफा का निर्माण किया है। और ये एफा का निर्माण किया है वो भारत की जो यूनिवर्सिटी हो जिसको रुपयों की जरूरत पड़ेगी, जो फाइनेंस की जरूरत पड़े, उनको लोन दे देगी और वो लोन उनको रिकवर करनी हो तो कहाँ से करेंगे? यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो जो स्टूडेंट है उनसे बढ़िया फीस वसूल करेंगे और जो एफा से जो लोन ले गए हैं उनको रिकवर करनी होगी। और उसमें एक बात ये भी है कि जो एफा नाम की जो एजेंसी बनाई गई है तो उसमें कौन जुड़ सकते हैं? जो इंसान अथवा जो कॉरपोरेट संस्था 50,000 करोड़ का रोकाण करेगी वो एक एडवाइजरी कमेटी एफा हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी की एडवाइजरी कमेटी में वो स्थान हो सकेगा। तो वो जो खानगीकरण है वो एक भारत सरकार और सभी राज्यों की सरकारों ने ऐसा कानून बनाया है कि भारत के जो गरीब तबके के लोग हैं वो एक तबका ऐसा आएगा कि इतनी बढ़िया फीस भर नहीं सकेगा और उनको वो मजदूरी करके पोताना जीवन निर्वाह करते होंगे, वो कारखाने में जाएंगे, बिन संगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले परिवार को कैसे वो इतनी बड़ी फीस भर सकेगा? वो तीन बात मैंने बताई कि खानगीकरण, व्यापारीकरण और सेंट्रलाइजर। और उनसे भी बहुत घातक बात है भगवाकरण। भगवाकरण बात में क्या है कि भारत की जो प्राचीन बात है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं वो जो काल्पनिक मिथ हो गया है। एक बात ऐसे बताई जाए कि भाई हनुमान उड़ के अवकाश में गया और सूर्य को निगल गया, तो ये बात तर्क की दृष्टि से नहीं हम सही ठहरा सकते। कोई बात ऐसी बता रहे हैं कि भाई राम पुष्पक विमान में जा रहे हैं। हम हिंदू धर्म के वे संप्रदाय के विरोध में नहीं करते, पर वो संप्रदाय की जो गलत बात है, जो काल्पनिक मिथ है, जो बाल मानस में ठसाई जाएगी। तो ये शिक्षा नीति क्या है? तो शिक्षा नीति के अंदर बालक 6 वर्ष का होगा, वहां तक तो उसे वो प्राइमरी जो शिक्षा लेनी है उससे वहां से भी वो सर्वदा हो रही है वो जो हिंदूकरण भगवाकरण की। तो उसमें गीता को पढ़ाई जाने की बात है। तो गीता वर्ण व्यवस्था का अनुमोदन करती है
मनुस्मृति गीता वर्ण व्यवस्था का अनुमोदन करती है। ऋग्वेद का 12वां अध्याय का 90 का सूक्त में भी वर्ण व्यवस्था की हिमायत की गई। तो भारत के सारे पुराण शास्त्रों ये बोल रहा है कि भाई वर्ण व्यवस्था सारी बात है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोलवलकर ने भी उनके बंच ऑफ थॉट्स और उनका जो गुजराती वर्जन है सरलता चिंतन, उसमें भारत की वर्ण व्यवस्था को सारी बात बताई है। उसने तो वो ऐसा बताया है कि भाई वर्ण व्यवस्था वो तो ईश्वर है का स्वरूप है, मतलब वर्ण व्यवस्था को सही मायने में रखनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था का पूजन करना चाहिए। ऐसा तो जो लोगों की विचारधारा है, जो लोग वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराते हैं, जो लोग अनामत का विरोध कर रहे हैं, अनामत नाबूदी की बात करते रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में ये बात है कि भाई नया शिक्षा नीति में रिजर्वेशन की तो कोई बात नहीं है। तो नया शिक्षा नीति समानता की बात नहीं करता, रिजर्वेशन की बात नहीं करता। और वो दूसरे पिछले बारने से पूरा मनुवाद को उसमें घुसा रहा है। तो भारत के गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए वो बहुत घातक बात है। इसलिए भारत के सभी नागरिकों को ये बात समझनी चाहिए, शिक्षा नीति का अभ्यास करना चाहिए। और खास तो जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए, जो लोग संगठनों जुड़े थे, ये सभी ने ये बात को बिना प्रेजुडाइज उनको पहला समझना चाहिए और उनकी जो गलत बात है उनको भी जाहिर करना चाहिए और उनका विरोध भी करना चाहिए। और आज दिल्ली में और दूसरे स्टेट में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑर्गेनाइजर्स के लोग हैं, एक मिस्टर अरुण कुमार और दूसरे लोग, वो भी उनका बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। तो हमें जो उनकी गलत बात है उनका विरोध करना है, सही बात है उनको एक्सेप्ट करना है। तो मैं अपेक्षा रखता हूं और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भारत की नई शिक्षा को सही मायने में समझें, सही मायने में उनका अभ्यास करें और उनकी जो गलत बात है उनको हमें जाहिर करना चाहिए, पब्लिक के समक्ष